हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ लैटिस एनर्जी और विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। जालक ऊर्जा की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रोटॉन बंधुता एवं अभिक्रिया ऊष्मा आदि ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से अन्य हैलोजन तत्वों की तुलना में क्लोरीन के विशेष गुणों की व्याख्या भी कर सकते हैं। धात्विक हाइड्राइड, पॉलीहैलाइड, पेरोक्साइड एवं सुपर ऑक्साइडों के स्थायित्व की व्याख्या भी की जा सकती है। आयनिक यौगिकों की विलेयता, उच्च गलनांक व क्वथनांक की भी व्याख्या इससे की जा सकती है। धात्विक क्लोराइडों में धात्विक परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं, जबकि आयोडाइडों में कम। इस बात की व्याख्या भी जालक ऊर्जा के आधार पर की जा सकती है। क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा CFSE को भी हम जालक ऊर्जा से के मान से डिराइव या व्युत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ अविलय होते हैं। आयनिक यौगिकों की विलयशीलता अथवा अविलयता दोनों को ही जालक ऊर्जा के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आयनिक यौगिक कठोर एवं अवाष्पशील होते हैं। इनके इस गुण की व्याख्या भी जालक ऊर्जा के आधार पर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आयनिक यौगिकों में गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। इसका कारण जालक ऊर्जा ही होता है। तो जालक ऊर्जा के आधार पर इस बात को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो है विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोसों की विलेयता, यानी सॉल्वेशन एनर्जी एंड सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। हम ये जानते हैं कि उच्च डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले विलायकों के अणु द्विध्रुवी होते हैं, यानी पोलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन वाला सिरा अधिक ऋण विद्युती होने के कारण आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन वाले सिरे पर आंशिक रूप से धनावेश उपस्थित होता है। जब किसी आयनिक यौगिक, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल इनके संपर्क में आते हैं तो धनायन जल के ऋणात्मक ध्रुवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि ऋणायन जल के धनात्मक ध्रुवों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण जल के अणु इन आयनों की क्रिस्टल जालक से खींचकर अलग कर देते हैं और इन्हें विपरीत आवेशित सिरों द्वारा घेरकर आच्छादित कर देते हैं। जल के अणुओं द्वारा किसी आयन के इस प्रकार घेर लेने की प्रक्रिया को जल योजन या हाइड्रेशन कहते हैं। आयन के चारों ओर प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु कई लेयर्स में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। HF की बात करें तो HF का द्विध्रुव आघूर्ण भी अधिक होता है और उसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। इसके उपरांत भी यह एक अच्छा विलायक नहीं है। इसका कारण यह है कि HF जल से दुर्बल क्षारक है, अतः यह एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन दाता है और धनायनों को विलायकन द्वारा स्थायीकृत करने में असमर्थ है। इस प्रकार हम उपरोक्त चित्रों में देखते हैं कि मुक्त आयन जलयोजित होकर स्थायी हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में एक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। यह प्रक्रिया किसी भी द्विध्रुवी विलायक या पोलर सॉल्वेंट के साथ हो सकती है, अतः इस प्रक्रिया को हम सामान्य शब्द विलायकन या सॉल्वेशन तथा इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। जल योजन विलायकन का ही एक विशिष्ट अवस्था है जब हम जल को एक सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। विलायकन ऊर्जा को हम जल योजन ऊर्जा तब बोलेंगे जब हम विलायक के रूप में जल का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया आयन के आकार पर निर्भर करती है। एक से अधिक नाभिकीय आवेश वाला छोटा आयन अधिक जलयोजित होता है और
आयनिक त्रिज्या बढ़ने के साथ जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। अतः छोटे धन आयन जैसे लिथियम प्लस है, मैग्नीशियम 2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, इनकी जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, जबकि सोडियम प्लस, बेरियम प्लस 2 आदि की जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। तो विलायकन की प्रक्रिया में हुए ऊर्जा परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें देखिए कि MX एक लवण है, साल्ट है, जो सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इससे इसका आयनन हो और इसको हम जालक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दें तो ये M+ गैसीय अवस्था में धनायन व X- गैसीय अवस्था में ऋणायन के रूप में वियोजित हो जाता है। और इस M+ से H+ एनर्जी दी जाए तो ये M+ सोल्यूशन हो जाएगा और इस पर X- से H- द्वारा ये X- सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। ये H+ और H- दोनों का योग सोल्यूशन एनर्जी कहलाता है। HS जिसको हम कहते हैं HS यानी सोल्यूशन एनर्जी। और सीधा हम इसकी बात करें, MX जो सॉलिड है उसको अगर हम -ΔH हीट फॉर्मेशन इसको दे दें तो ये M+ सोलोराइज्ड आयन के रूप में और X- आयन के रूप में वियोजित हो जाता है। तो इस ΔH को हम विलयन की ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो -H बराबर होगा U0 HS और L बराबर क्या हो जाएगा -U + H+ + H-। तो अतः किसी आयनिक क्रिस्टल की विलायकन ऊर्जा उस तत्व की जालक ऊर्जा एवं उसके आयनों की विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है। अत्यंत विलयशील यौगिकों के लिए विलायकन ऊर्जा का मान ज़्यादातर ऋणात्मक होता है, अर्थात सामान्यतया विलायकन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक होती है और विलयन बनने में उसका ताप बढ़ जाता है। अब है सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स की सोलिबिलिटी। आयनिक यौगिक ठोस क्रिस्टल होते हैं जिनमें आयन सम्मिलित रूप से व्यवस्थित होकर आयनिक जालक या क्रिस्टल जालक बनाते हैं। चूँकि विपरीत आवेशित होने के कारण इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे ये आपस में बंधे रहते हैं। आयनिक यौगिकों को विलय करने के लिए इन बलों को हटाकर क्रिस्टल जालक को तोड़ना होता है। इसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसका मान जालक ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए, जिससे क्रिस्टल जालक से आयन पृथक हो। यह ऊर्जा विलयन क्रिया से अर्थात विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होती है। अतः किसी आयनिक यौगिक के लिए जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक हो तो वह यौगिक जल में विलयशील होगा, और यदि इसके विपरीत किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान जलयोजन ऊर्जा से अधिक हो तो वह यौगिक जल में अविलय होगा। यानी जालक ऊर्जा ज़्यादा हो जलयोजन ऊर्जा से तो वह पदार्थ जल में विलय होगा, और यदि जालक ऊर्जा कम है और जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा है तो वह पदार्थ जल में विलय होगा। इसके विपरीत जो दूसरा कारक जो आयनिक क्रिस्टल या ठोसों की विलयता को नियंत्रित करता है वह है एंट्रोपी परिवर्तन, जिसके कारण कई ऐसे यौगिक भी अत्यंत विलयशील होते हैं जिनकी विलायकन ऊर्जा का मान धनात्मक होता है, अर्थात जिनकी विलायकन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में आयन बिल्कुल व्यवस्थित रूप से रहते हैं और विलायकन में यह व्यवस्था बिगड़ जाती है, अर्थात उनकी एंट्रोपी बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन आयन विलायक अणुओं में अपने आप को जलयोजन द्वारा व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे इनकी एंट्रोपी घट जाती है। किसी विलयन के बनने में विलायकन ऊर्जा और एंट्रोपी परिवर्तन के प्रभाव को अग्र ऊष्मागतीय संबंधों द्वारा दर्शा सकते हैं। यानी ΔH बराबर H- T ΔS, ΔG बराबर ΔH - T ΔS, या ΔG बराबर
डेल्टा एल माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे डेल्टा एच विलायकन ऊर्जा है और विलयन ऊष्मा एल है। डेल्टा शुड बी नेगेटिव फॉर सॉल्यूशन प्रोसेस, सॉल्यूशन की प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए। उपयुक्त समीकरण में यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो तो यह प्रक्रिया स्वतः प्रक्रम होगा, अर्थात विलयन बन जाएगा। और डेल्टा जी के ऋणात्मक मान के लिए निम्न दो शर्तों का पालन होना आवश्यक है कि पहली शर्त तो ये है कि डेल्टा एल नेगेटिव होना चाहिए, अर्थात प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि डेल्टा एल की धनात्मक स्थिति में डेल्टा एस का मान उच्च होना चाहिए, यानी एंट्रोपी का मान उच्च होना चाहिए। चूँकि एंट्रोपी तंत्र की अव्यवस्था का माप होती है, अतः विलयन बनने की प्रक्रिया में तंत्र की अव्यवस्था में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही सुविधा से विलयन बन जाएगा।